पेश होने वाले सारे गवाहों और दलीलों की रोशनी में कातिल का गुनाह बिल्कुल साफ साफ सामने आ चुका है। कातिल ने बिना वजह एक अजीम शख्स का कत्ल किया। इसका जिंदा रहना बेहद खतरनाक है। इसके हाथों जो क्राइम हुआ है, इसके लिए इसे सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए। मिलॉर्ड, मुल्जिम एक खतरनाक कातिल है जिसने सर माइक्रोडायर जैसे एक अजीम शख्स का कत्ल किया। सर माइक्रोडायर जो पंजाब के एक्स गवर्नर थे, हम सब के लिए बेहद ऑनरेबल थे और ब्रिटिश एम्पायर के एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी थे। आप जानते हैं कि मुल्जिम ने वहां मौजूद लॉर्ड हैमिंगटन, लॉर्ड डेफलिन और सर न्यूटन्स को भी मारने की कोशिश की। अगर इसके पास लेटेस्ट आर्म्स होते तो ये उन लोगों को भी मार चुका होता। लॉर्ड उधम सिंह और प्राण मोहम्मद सिंह आजाद एक कैलकुलेटेड किलर है। इसको कम से कम सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए। ये बीमार मुल्क का बीमार बाशिंदा है। खबरदार! खबरदार जो मेरे मुल्क के बारे में एक भी बुरा लफ्ज कहा तो मेरे मुल्क के हजारों बेगुनाहों के जालिम कातिल को तुम और तुम्हारी अदालत बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस कटघरे में मैं खड़ा हूं। मेरा मुल्क नहीं, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। मेरे मुल्क को बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने मारा है माइकल ओडायर, उस माइकल ओडायर को जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों मासूमों की जानें ली थी। मैंने एक खूनी का खून किया है। मैंने एक कातिल का कत्ल किया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उधम सिंह, जरा आहिस्ता, प्लीज रिलैक्स। मिस्टर कृष्णा मेनन, प्लीज मुझे अपनी बात कहने दीजिए। प्लीज फॉर गॉड सेक। मुझे कत्ल से इनकार नहीं है, मगर कत्ल के जुर्म से इनकार है। मैं मानता हूं कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। एक बेरहम कातिल को सजा दी है मैंने, और ये कोई गुनाह नहीं है। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूटर साहब ने मुल्जिम को बुरा कहने की बजाय उसके देश, उसके मुल्क को बुरा कहा है। असल में उधम सिंह और प्राण मोहम्मद सिंह आजाद की रिवॉल्वर की गरजदार आवाज उसके मुल्क के 33 करोड़ लोगों की आवाज ही नहीं, बल्कि उनकी चीखों पुकार थी। प्रोसिक्यूटर साहब को यह हक है कि वो हिंदुस्तान के बारे में जैसी चाहे वैसी राय कायम करे। उन्हें हकीकत, असलियत और सच्चाई को ना देखने का हक भी है, लेकिन असलियत और सच्चाई को बदल देने का उन्हें कोई हक नहीं है। मिलॉर्ड, अगर प्रोसिक्यूटर साहब उसके मुल्क, उसके देश के ब्रिटिश हुक्मरानों की असलियत जानना चाहते हैं तो उन्हें इस नौजवान को जरा करीब से देखना होगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस नौजवान को जरा करीब से देखने की कोशिश कीजिए कि अब से 21 बरस पहले हुए उस हादसे का बदला इसने अब क्यों लिया। अब से 21 बरस पहले इसने माइकल ओडायर को मारने का अहद लिया होगा। अब से 21 बरस से एक आग इसके सीने में धधक रही होगी। मिलॉर्ड, क्या आपकी अदालत ने ये जानने की कोशिश की कि जलियांवाला बाग कत्लेआम से पहले ये नौजवान क्या किया करता था? मिलॉर्ड, अब से पहले ये नौजवान पंजाब के एक गांव में लकड़ी के खिलौने बनाया करता था और लहलहाते खेतों के बीच हीर गाया करता था। लकड़ी के खिलौने, मिलॉर्ड, आपकी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पहले ना तो ये जरायम पेशा था और ना ही दहशतगर्द। That's all, मिलॉर्ड। और हम सिंगलिया राम मोहम्मद सिंह आजाद, क्या तुम अपना सफाई में कुछ कहना मांगता? हाँ, माइकल ओडायर का कत्ल मैं नहीं किया है, क्योंकि मुझे उससे नफरत थी। He deserved it. I don't care. मुझे उसके मरने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। जलियांवाला बाग गोलीकांड का असल मुजरिम वही था। वो मेरे हमवतनों के जोश और बलबले को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। पिछले 21 वर्षों से मेरे दिल में एक ही तमन्ना थी कि कब मैं उससे बदला लूं। उसको कत्ल करके मैंने अपना बदला ले लिया। मैं खुश हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है लॉर्ड कि आप मुझे फांसी की सजा सुनाने जा रहे हैं। मुझे आपकी सजा या अपनी मौत का कोई गम नहीं है। मिलॉर्ड, मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने मुल्क पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। मैंने आपके ब्रिटिश राज में अपने मुल्क के लोगों को भूख से मरते हुए देखा है। मत भूलिए कि हिंदुस्तान की आजादी की आग लंदन की गलियों तक पहुंच चुकी है। आपके साम्राज्यवाद का जनाजा तैयार हो चुका है। मेरे लिए इससे बड़ा एहसास और क्या होगा कि मैं अपने मुल्क, अपने मादरे वतन के लिए दुनिया से रुखसत हो रहा हूं। तुम्हारी बकवास तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाकर रहे। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप जज और ज्यूरी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा ऊंचा बोल कर ना ही तुम अपना जुर्म छुपा सकते हो और ना ही सर माइकल ओडायर के किरदार को घिनौना बना सकते हो। हाँ, सर माइकल ओडायर का किरदार
सर माइकल ओडायर का किरदार जलियांवाला बाग से पहचाना जाएगा। इस दुनिया का कोई भी मुहद्दब समाज उसके किरदार पर थूकेगा। मिलॉर्ड, मुल्जिम के इस आर्गुमेंट से साफ नजर आता है कि इसे ब्रिटिश से पागलपन की हद तक नफरत है। इसका जिंदा रहना सिक्योरिटी तो है ही, और ऐसे क्रिमिनल्स को किसी भी हाल में फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे खतरनाक मुजीब, लेट मी से इट अगेन, ऐसे खतरनाक मुजीब आज एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। उसका अंदाजा आपको बखूबी है। Objection, मिलॉर्ड। Objection overruled. But मिलॉर्ड, Order, order, order. Orham Singh alias Zam Mohammed Singh Azad, you will be hanged by neck until death. यहाँ यही होना था। इन्हीं की सरकार, इन्हीं की अदालत, इन्हीं का जज और इन्हीं का फैसला, सब कुछ एक तरफा था। ऐसे इससे पहले भी कई बार हो चुका है। इससे कुछ साल पहले सन 1929 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जतिन दास और उनके कई और साथी भी इन्हीं की जेल में बंद थे। वहां भी कुछ ऐसा ही होता दिखता है। पंजाब के वो नौजवान इनकी जेल में बंद थे और इन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए और उन नौजवानों ने इनके सभी जुल्म हंसते हंसते सहे और उफ तक नहीं की, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। एक नटखट चंचल बच्चा, सारे बच्चों सा वो भी सच्चा, नंगे पांव दौड़ रहा है कच्ची गलियों, कच्चे आंगन में, खेतों में और बागों के दामन में। बाप की उंगली माँ का पल्लू थामे, धूप, बरखा और बादल के साए में लोट लगाता मौज मनाता नंगे पांव दौड़ रहा है, नंगे पांव दौड़ रहा है। बदले हालात और छाई बदली, इतिहास ने उस पर रख दी उंगली। हालात जो बनाते हैं इतिहास, हालात जो बनाते हैं जाबाज। कुछ बनना था, कुछ बन ही गया, कुछ बनना था, कुछ बन ही गया। बन ना सका जब गांधीवादी कहलाया वो आतंकवादी, फांसी पड़नी पिछले बार तब कहलाया क्रांतिकारी। इस सब से एक नाटक बनता है जो कड़वा है पर सच्चा है। इस नाटक में एक सूरज है जो बस्ती बस्ती उगता है। इस नाटक में एक धरती है जो सांझी सांझी लगती है। इस नाटक में कुछ साए हैं जो धुंधले धुंधले लगते हैं। ये नाटक कड़वा लाख सही पर दिल की कहानी कहता है। उस नटखट चंचल बच्चे की तरह ये उंगली पकड़े रहता है, ये उंगली पकड़े रहता है। एक ऐसी लोरी लगता है जो नींद को कोसों दूर करे, एक ऐसी लोरी लगता है जो नींद को कोसों दूर करे। उस जिद्दी बच्चे की तरह जो उठने पर मजबूर करे, जो उठने पर मजबूर करे, जो उठने पर मजबूर करे।
से दिल्ली जेल भेजने गए। 1 महीने में सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। आप ज्यादा फिक्र ना करें। मुझे पता चला था कि आप यहाँ आए थे और किसी वकील से बातचीत की थी, लेकिन कोई इंतजाम ना हो सका। वकील की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 नुक्तों पर थोड़ा मशवरा जरूर लेना चाहता हूँ। आप बिना वजह ज्यादा परेशान ना हो। अगर आप मुझसे मिलने आए तो अकेले ही आए, माँ को साथ ना लाएं। खामखा वो रो पड़ेगी और मुझे तकलीफ होगी। घर के सब हालात मुझे आपसे मुलाकात के वक्त मालूम हो ही जाएंगे। हाँ, हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की जीवन गाथा, जो आपको मेरी किताबों में मिल जाएगी, और साथ में अंग्रेजी के कुछ नॉवल भी साथ लेते हैं। दादी जी को, माँ को, मामी को और चाची जी को चरण स्पर्श। कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह को नमस्ते। बापू जी को चरण स्पर्श। इस समय पुलिस, जेल और हवालात में हमसे बहुत अच्छा सलूक कर रही है। आप किसी किस्म की फिक्र ना करना। आपका ताबेदार भगत सिंह। पुलिस और अच्छा सलूक मुझे बना रहा है, बाप से झूठ बोल रहा है। और अच्छा सलूक सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। अंग्रेजों की जेल में भी कभी अच्छा सलूक हुआ? बेगुनाहों पर बमों की, बेइख्तियार बौछार की दे रहे हैं धमकियां, दे रहे हैं बंदूक और तलवार। होशियार! खबरदार! होशियार! खबरदार! ओ भाई, इतने खामोश क्यों बैठे हो? भाई कुछ तो बोलो। अरे भाई, हर वक्त बोलने का नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी अच्छी होती है। हाँ भाई राजू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आजा पागवाने, आजा। भगत तुम्हें मिलना है। भगत सिंह, वल्द किशन सिंह, तुम्हारे मुलाकाती आए हैं। भाइया जी आए होंगे। भाइया जी, बेबे तू भी? मैं भी। बेबे कल तो छड़े। अब करने छड़े। बेबे दर्द हो रहा है, कल छड़ भी दे। दर्द हो रहा है? बेबे छड़े। छड़े। की लिखता है पाया जी नु कत में कि बेबे नु साथ कर लाना। बेबे मेरी प्यारी बेबे, वो तो इसलिए कि तुझे यहाँ आने में तकलीफ होगी ना। हाँ, बड़ा तकलीफ होगी। सुना है कि तुम लोगों को यहाँ जानवरों से भी बदतर खाना मिलता है, इसलिए तुम लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है। यहाँ सियासी बातों की मनाही है। अरे बेबे तू परेशान ना हो, मुझे उम्मीद है 2-1 दिन में हमारी मांगे मान ली जाएंगी। अब ये मतलब परेशान ना हो। बड़ा सयाना हो गया, 22 दिनों का भूखा है, मुझसे कह रहा है कि मैं परेशान ना हूँ। पुत्र मेरी गल सुन पुत्र, मैं तेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाई हूँ पुत्र। खाएगा ना पुत्र? खाएगा ना पुत्र? पुत्र खा ले। आप समझाओ ना इसे। तुझे तो पता है कि मैं अकेला भूख हड़ताल पर नहीं। हड़ताल वाली बात सियासी है, जिसकी यहाँ मनाही है। ठीक है भाई, ठीक है। क्या तो सचमुच रोटी नहीं खाएगा? बात रोटी की नहीं, उसूल की है। बेबे जब घर आऊंगा तो तेरे हाथ की बनी ढेर रोटियां खाऊंगा बेबे। तेरे हाथ की बनी ढेर रोटियां खाऊंगा, ढेर रोटियां खाऊंगा बेबे। कब घर आएगा पुत्र? घर कब आए? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है इसका जवाब? पर किसके पास है इसका जवाब?
अंग्रेज सरकार के पास। अंग्रेज सरकार के पास? बेड़ा करो कोई अंग्रेजों। सियासी बातों की मनाही है यहाँ, सुन लिया? पहले भी मना किया गया है। फिक्र ना कर, मैंने वकील से बात कर ली है और आप फिक्र ना कर पाएंगे। हम सब यहाँ ठीक है। मुलाकात का वक्त खत्म होता है। मुलाकात का वक्त खत्म होता है। अब तू घर जा, किसी बेबे को आराम नाल घर ले जाओ। जिंदा है पुत्र, जिंदा है। होशियार! खबरदार! होशियार! खबरदार! तुम्हारे पिता किशन सिंह अपने जमाने के महान क्रांतिकारी थे। वो तो अब भी हैं। और तुम्हारे चाचा, सुना है वो भी काफी भयंकर क्रांतिकारी थे। हाँ, मेरे चाचा सरदार अजीत सिंह, अरे उनका नाम तो लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह जैसे बड़े क्रांतिकारियों के साथ लिया जाता है। वो तो अब भी जर्मनी में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भगत सिंह, पिछले साल अक्टूबर 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर आया था तब क्या हुआ था? हाँ, और सुना है उसमें देशभक्त लाला लाजपत राय जी भी अंग्रेजों की लाठियां खाते खाते बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अरे हाँ, उस वक्त तुम भी तो वहीं पर थे ना? जरा बताओ भगत, क्या हुआ था? हाँ बताओ। हाँ, उस दिन पूरा लाहौर साइमन कमीशन की मुखालफत में सड़कों चौराहों पर जुलूस की शक्ल में उमड़ पड़ा था। हमारा जुलूस पुरसुकून था, हम खाली हाथ थे। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! जिंदाबाद! 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 वापस जाओ! वापस जाओ! अंग्रेजों! भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! अंग्रेजों! तो इस तरह लाला जी उन अंग्रेजों की लाठियों के सामने टिक ना पाए और वो शहीद हो गए। अरे भाई क्रांतिकारियों, भाई ये सारे सज्जन क्यों बैठे हो? देखो भाई, मैं क्रांतिकारी नहीं, लेकिन हम तुम लोग मुझे अच्छे लगने लगे हो। भाई बताओ भी सही बात क्या है? आज जलियांवाला बाग गोलीकांड 13 अप्रैल 1919 की 10वीं बरसी है और हम सब उसी जलियांवाला बाग को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं। ओह, जलियांवाला बाग, क्या नाम था उस पागल अंग्रेज का? हाँ, याद आ गया, याद आया, जनरल फायर। जनरल फायर! अरे भाई, जनरल फायर नहीं, जनरल डायर। हाँ भाई, वाह भाई वाह, दिल जीत लिया तुमने भाई। तुक्के में ही सही, लेकिन बिल्कुल ठीक नाम दिया, जनरल फायर। जनरल फायर। अरे भाई सरजू,
तू तो शायर भी है, तूने आज के दिन पर नहीं लिखा कुछ? अगर लिखा है तो सुना यार। भाई ये भी कोई पूछने की बात है, भला ऐसा हो सकता है आज के दिन पर हम न लिखे? अरे अगर लिखा है तो सुना भी दे। अरे अब बताशे बाटू तब सुनाएगा क्या? यार बताशे की बात सुनाता हूँ ना, लेकिन सुनाने से पहले एक वादा करना पड़ेगा। हाँ भाई। नज्म अच्छी लगी तो सब के सब दाद दो। सुनाओ भाई। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। बेगुनाहों पर बमों की बेइख्तियार बौछार की, दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। बागे जलिया में निहत्थों पर चलाई गोलियां, पेट के बल रंग आया जुल्म की हद पार की। हम गरीबों पर किए जिसने सितम बे इंतहा, याद भूलेगी नहीं उस दायरे बदकार की। या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे स्वराज, या तो हम ही मर मिटेंगे या तो ले लेंगे स्वराज। होती है इस बार हुज्जत खत्म अब हर बार की, खूने मजलूम की सरजू अब तो गहरी धार है, कुछ दिनों में डूबती है आबरू और यार की। हाँ यही हुआ था जलियांवाला बाग। हाँ वो जलियांवाला बाग 1919। लेकिन ऐसा क्यों? अमनो अमान को बनाए रखने के नाम पे ये अंधा कानून लागू हुआ, जिसकी पूरे मुल्क में मुखालफत हुई। क्या गांधी जी ने भी मुखालफत की थी? हाँ, 18 मार्च को ये अंधा कानून लागू हुआ और गांधी जी ने 30 मार्च को रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल का नारा बुलंद किया। तो क्या सारा पंजाब हड़ताल पर था? हाँ, 6 अप्रैल को पूरा पंजाब मुकम्मल हड़ताल पर था। उसी दिन अमृतसर के 2 बड़े नेताओं, पेशे से डॉक्टर सत्यपाल और पेशे से बैरिस्टर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने जलियांवाला बाग में 50,000 लोगों के सामने तकरीर की, जिसकी सदारत बैरिस्टर बदरुल इस्लाम अली खान ने की। इस मौके पर गांधी जी नहीं थे। गांधी जी बंबई से पंजाब आ रहे थे, लेकिन दिल्ली के पास पलवल स्टेशन पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ? 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रहनुमाई में एक बड़ा जुलूस निकला, जिसमें हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों ने मिलकर शिरकत की। सबने मिलकर शिरकत की, लेकिन ये जुलूस क्यों निकला था? अरे गांधी जी की बेवजह गिरफ्तारी की मुखालफत में था, और क्यों? चूंकि वह रामनवमी का दिन था, इसलिए हिंदुओं के साथ सिखों और मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में एक साथ देखकर अंग्रेज बौखला गया। अंग्रेज बौखला गया, पर उसके बौखलाने की वजह? अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाना चाहता था, इसीलिए उन्हें एक साथ देख के बौखला गया। अच्छा, फिर उसने क्या किया? अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शिमला के पास धर्मशाला में नजरबंद कर दिया, यानी कि उन्हें शहर बदर कर दिया गया। मुल्क से निकाला तो मैंने पहले भी सुना था, लेकिन शहर बदर पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से बाहर ले जाकर नजरबंद कर दिया। तो क्या लोग भड़के नहीं? उन्हें गुस्सा नहीं आया? क्यों नहीं, लोग भड़क उठे। एक तो उन्हें गांधी जी की बेवजह गिरफ्तारी का गुस्सा था, ऊपर से इन दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी से आग भड़क उठी। अमृतसर, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला में बड़े पैमाने पे जुलूस निकले और कई तोड़फोड़ की वारदातें भी हुई। मतलब ये कि 10 अप्रैल को पंजाब में आम तौर पर हड़ताल रही? हाँ, मुकम्मल हड़ताल। और 11 अप्रैल को पंजाब के गवर्नर माइकल डायर ने जालंधर से जनरल IEH डायर को अमृतसर बुलाया। General Lennon, I'm very disappointed. तुम सिर्फ अमृतसर का एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। But sir, everything is under control. पूरा पंजाब हड़ताल पर है और तुम हमको कहता everything is under control. जनरल लैनिन, तुम एक जुलूस भी रोक नहीं सकता।
सर, लेकिन इधर सब जुलूस तो पीसफुल है। जनरल बैनन, इसका क्या गारंटी कि इनका सब जुलूस पीसफुल ही रहेगा? इनके जुलूस में टेररिस्ट एलिमेंट भी तो हो सकता है। जनरल डायर इज राइट, हम कोई जुलूस नहीं मानता। नो जुलूस, नो जलसा एंड नो मोर मीटिंग्स, अंडरस्टैंड? सर, हमने 4 दिन पहले गांधी को अरेस्ट किया और 3 दिन पहले अमृतसर के दोनों लोकल लीडर लोग डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी अरेस्ट किया। और अगर हमने इससे ज्यादा सख्ती किया तो पब्लिक रिवॉल्ट कर सकता है। जनरल बैनन, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? तुम फौज का जनरल होकर पब्लिक के रिवॉल्ट से डरता? डोंट टॉक लाइक अ कावर्ड। सर, एक्चुअली बात ये है, पंजाब से हमारी ब्रिटिश आर्मी में 3 लाख सोल्जर है। अगर पब्लिक ने रिवॉल्ट किया तो ये 3 लाख सोल्जर भी रिवॉल्ट कर सकता है। जनरल बैनन, ब्रिटिश आर्मी ने कभी भी इंडियन सोल्जर्स का परवाह नहीं किया, फिर आप इतना सीरियस क्यों? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं जनरल डायर। पंजाब का पॉलिटिकल सिचुएशन सीरियस। इनके सीनियर लीडर गांधी ने नॉन कोऑपरेशन का कॉल दिया, आपको मालूम? गांधी गांधी गांधी, हम उसको अरेस्ट कर चुका, तुम मत भी उसकी बात करता। आई एम सॉरी सर, बट गांधी को अरेस्ट करने से तो इतना आफत पैदा हो गया। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख सब एक साथ जुलूस निकालता, सब अभी और यूनाइट होता। आपके पास तो सारा रिपोर्ट है। जनरल बैनन, आर्ग्यूमेंट्स और एक्सक्यूजेस से कोई फायदा नहीं। You see, things are getting worse. हमको अब डिफेंसिव होना नहीं मानता। We have to be more and more offensive. Otherwise, you won't be able to control situation. Yes, oh yes, General Dyer. So, तुमको अभी से हम अमृतसर का चार्ज देता। हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिल्कुल नहीं मांगता और हमको पूरा पंजाब प्रोविंस में कोई जलसा, कोई जुलूस भी नहीं मांगता। तुम हमारी बात समझ गया? सर माइकल ओजाई, आप जो भी कहना चाहते हैं मैं सब समझ गया। सर, कल यानी 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पब्लिक अपने दोनों लोकल लीडर्स डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के रिलीज के वास्ते जुलूस निकालने जा रही है। जनरल बैनन, अब मैंने अमृतसर का चार्ज संभाल लिया है, तो अब सही शहर में बंदूक का तो आवाज सुनाई देगा, लेकिन जुलूस के नाम का नहीं। नो वे, अंडरस्टैंड? गुड गुड, दैट्स द स्पिरिट। मैं आज ही शहर में मुनाजी करवा देगा। आज से शहर में जुलूस और जलसा क्या कानूनी होगा, और आज से रात के टाइम कर्फ्यू रहेगा। गॉड ब्लेस यू, तुम कितना जीनियस है। गुड बॉय, कीप इट अप। मैं आज शाम को इस शहर को अपना एक करिश्मा दिखाएगा। What करिश्मा जनरल डायर? मैं शहर के कुछ इलाकों में पब्लिक से क्रॉलिंग करवाएगा। What? Crawling? That's a good idea. Crawling.